गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आप यहाँ पर चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 7 था आपका, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। यहाँ पर हमने नदी वेदिकाओं के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज है, आज हम पढ़ेंगे जलोढ़ पंख क्या होता है। और दूसरा, आपने जनरली डेल्टा वर्ड सुना होगा, ठीक है। जैसे भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो डेल्टा क्या होता है बेटा, और जलोढ़ पंख क्या होता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए, जब नदी ऊंचे स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है। देखिए बेटा, जो हिमालय पर्वत है हमारा, हिमालय पर्वत के जो नीचे वाला क्षेत्र है उसे हम गिरिपद के मैदान बोलते हैं। और गिरिपद का जो क्षेत्र है वहाँ पर, या जो मंद ढाल के मैदान है वहाँ पर प्रवेश करते हैं तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? जलोढ़ पंख का। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जलोढ़ पंख क्या होता है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नद भार को वहन करती हैं। नद भार का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि जो नदियों के द्वारा जो भी पत्थर, मिट्टी, कंकर जो भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है, तो नदियाँ जो होती हैं वे अपने साथ भारी तथा स्थूल आकार की, स्थूल मतलब बड़े आकार की, भारी आकार की नद भार को अपने साथ वहन करती हैं। मंद ढालों पर नदियाँ यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं। देखिए, जब ढाल जो है मंद होगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि नदियाँ जो हैं वह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं, तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित होती हैं, ठीक है। किस आकार में निक्षेपित होंगी? शंकु के आकार में। शंकु का मतलब आप समझते हैं ना, कोन की जो फॉर्म होती है, जैसे आपके आइसक्रीम होती है, तो इस आकार में ये निक्षेपित होती हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा? जलोढ़ पंख कहते हैं। अर्थात जलोढ़ पंख की जब आपको डेफिनेशन के लिए, देखिए आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया है कि जलोढ़ पंख किसे कहते हैं, तो यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरी बात, जलोढ़ पंख दूसरी डेफिनेशन में आपको बताती हूँ बेटा। देखिए, जो भी पत्थर वगैरह हैं, बजरी है, रेत है, गाद है, नदियाँ अपने साथ ही सब कुछ बहा कर लेकर आती हैं। जब ये एक त्रिकोणाकार में, ठीक है, त्रिकोण, ट्रेंगुलर शेप, जिसे आप कोण की शेप भी बोल सकते हैं यदि हम 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उस शेप में यदि ये होती हैं तो इन्हें हम क्या, जो जमाव हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख कहते हैं। अब देखिए, जो नदियाँ जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्राय अपने वास्तविक वह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती हैं। देखिए, जो नदियाँ किस रूप में बहती हैं? जलोढ़ पंखों में। दैट मीन्स जिनकी ढाल क्या है? मंद होती है। वे प्राय अपने वास्तविक जो उनका बहने का मार्ग है, ठीक है, उससे बहुत दूर तक नहीं बहती हैं, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और यह कई शाखाओं में बट जाती हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? जल वितरेकाएँ बोलते हैं। देखिए बेटा, एक ही नदी के कई पार्ट बन गए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? जल वितरेका कहेंगे, डिस्ट्राइब्यूटरी कहेंगे। देखिए, ट्राइब्यूटरी क्या होती है? जब दो नदियाँ आपस में, एक बड़ी नदी है उसमें कोई उससे छोटे आकार की नदी आकर मिल जाती है तो हम उसे उस नदी की ट्राइब्यूटरी कहते हैं। जैसे कि गंगा नदी है, गंगा नदी की ट्राइब्यूटरी बेटा कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है, सोन है, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा नदी की ट्राइब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं उन्हें ट्राइब्यूटरी कहते हैं क्योंकि वो उसके सहायक नदियाँ हैं। और डिस्ट्राइब्यूटरी किसे कहेंगे? जो मतलब अलग अलग उसमें बट जाती हैं, ठीक है, जल, उन्हें हम क्या कहते हैं? जल वितरेकाएँ कहते हैं। आदर प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्राय निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले उच्च शंकु बनाते हैं। अब डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा जलोढ़ पंखों की भांति ही होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान जो है वह भिन्न होता है। जहाँ ये विकसित होते हैं वो स्थान क्या है? इससे भिन्न होगा। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती हैं। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। देखिए, जो भी नदी के साथ भार आता है, ठीक है, वह दूर तक नहीं, समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है।
जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्थित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे कि चिक्का, मिट्टी, गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है। देखिए मोटे कण कहाँ होंगे, तट के नज़दीक होंगे, जबकि जो बारीक कणों की बात करती हूँ मैं, जैसे कि चिक्का है, मिट्टी है, गाद है आदि सागर में दूर तक जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बाढ़ के मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका क्या होती हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। जिस प्रकार अपरदन से घाटियाँ बनती हैं, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। देखिए जब अपरदन होता है मिट्टी का तो उससे क्या बनती है बेटा, घाटियाँ बनती हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें तो निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। देखिए बाढ़ के मैदान क्या है, नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है, तीव्र ढाल से कहाँ जाएगी, मंद ढाल में प्रवेश करेगी, तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। जो बड़े बड़े आकार के जो भी पदार्थ होंगे वो पहले ही निक्षेपित हो जाएंगे। इस प्रकार जो बारीक पदार्थ बच गए जैसे कि रेत है, चिक्का, मिट्टी, गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाले कम वेग वाली जल धाराओं में मिलते हैं। जो छोटे पदार्थ होंगे वो किस में मिलेंगे, जिन धाराओं की जो वेग है, स्पीड है, वह कम होगी, उनमें जाकर मिलेंगे। जब बाढ़ आने पर पानी तट पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। जब बाढ़ आएगी तो पानी जो है वह तटों पर फैलेगा और उससे यह तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। देखिए ऐसे अक्षेत्रों को हम क्या कहेंगे, सक्रिय बाढ़ के मैदान कहेंगे, मतलब बाढ़ आने के ज़्यादा चांसेस कम होंगे। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को अक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। जिनकी ऊंचाई ज़्यादा होगी वहाँ पर बाढ़ का आना संभव नहीं है। फिर उसके बाद देखिए अक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेप और दूसरा क्या होता है, सरिता निक्षेप होता है। मैदानी भागों में नदियाँ जो हैं प्राय क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं। ठीक है, जो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में वो अपना मार्ग बदल देती हैं और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं, उन्हें स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं, अपेक्षाकृत महीन कणों जैसे कि चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। देखिए ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं, ठीक है, अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, महीन कण होते हैं, चिकनी मिट्टी, गाद इसमें ये सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। ठीक है, जो डेल्टाओं में बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, डेल्टा मैदान कहेंगे। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित हैं। प्राकृतिक तटबंध, ठीक है, और विसर्पी रोधिका। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। आप देख सकते हैं यहाँ से प्राकृतिक तटबंध ये जो किनारों की तरफ फैले हुए हैं, और विसर्पी जो स्रप के आकार की आपको दिखाई दे रही है, इसे विसर्पी रोधिकाएँ कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं प्राकृतिक तटबंध, बड़ी नदियों के किनारे पर। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक निमन में समांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। नदी रोधिकाएँ, जिन्हें आप पॉइंट्स बार भी बोलते हैं, या विसर्पी रोधिकाएँ कह सकते हैं, बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं, और ये रोधिकाएँ जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी हैं। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद जो हैं वह मिश्रित आकार के होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे मिनिंडर्स की। नदी विसर्प क्या होते हैं। विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियाँ शायद ही सीधे मार्गों में बहती हैं। देखिए जब मैं बड़े बड़े मैदानों की बात करती हूँ तो
उन अक्षेत्रों में हम ये कह सकते हैं कि नदियाँ शायद रेयर चांस ऐसा होता है कि नदियाँ जो हैं वह सीधे आकार में बहती रहें। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, विषरप कहा जाता है। विषरप एक स्थल रूप ना होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित हैं। देखिए, नदी विसर्प जो है वह निर्मित होती है, उसके कारण कौन कौन से हैं वो यहाँ से हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला, मंद ढाल पर बहते जलों में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव होता है। देखिए, जिनकी ढाल कम होती है और वहाँ से पानी बह रहा है, ठीक है, तो पानी बहने की सिचुएशन में कटाव जो है वह पार्श्विक हो, कम अक्षीतर पर हो। तटों पर जलोढ़ का अनियमित तथा असंगठित जमाव, जो तट हैं वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का अनियमित तथा असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव पर का नदी के जो पार्श्व हैं वो बढ़ जाते हैं। तीसरा यहाँ पर कहता है, प्रवाहित जल का